नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगले कुछ समय के लिए आप अपने सारे काम छोड़ दें, एकांत में बैठ जाएं, अपने ईयरफोन्स को कानों में अच्छे से फिट कर लें और इस रहस्यमयी कहानी में पूरी तरह खो जाने के लिए तैयार हो जाएं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो डर और रहस्य की गहराइयों को छूती है। यह कहानी है बेतालों का राजा और अघोरी, जहाँ तंत्र मंत्र, अंधकार और आत्माओं की एक भयानक दुनिया आपके सामने खुलने वाली है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अघोरी से, जो हिमालय की गुफाओं में रहकर अपने तंत्र मंत्र की साधना करता था। वह सिर्फ एक अघोरी नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने की कला में माहिर था। लेकिन उसकी राह तब बदल गई जब उसने बेतालों के राजा को चुनौती दी, एक ऐसा भयानक अस्तित्व जो आत्माओं और मृतकों की दुनिया का स्वामी है। क्या आपने कभी सोचा है कि बेताल और इंसानों के बीच का रिश्ता कैसा हो सकता है? क्या एक अघोरी बेतालों के राजा को हरा सकता है या फिर वह खुद एक शिकार बन जाएगा? इस कहानी का हर मोड़ आपको अंधेरे में झांकने पर मजबूर कर देगा। तो खुद को इस अनुभव के लिए तैयार कर लें। अपने ईयरफोन्स को अच्छे से कानों में लगाइए और पूरी तन्मयता से जुड़ जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। बेतालों का राजा और अघोरी की यह यात्रा आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ डर, तंत्र मंत्र और रहस्य के जाल में फंसकर आपको लगेगा कि आप इस कहानी का हिस्सा बन गए हैं। तो चलिए अब इस रोमांचकारी सफर को शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और घना जंगल सन्नाटे में डूबा था। हवा में अजीब सी ठंडक और रहस्यमय खामोशी थी। हारदा के पास स्थित इस जंगल को लोग बेतालों का घर कहते थे। कहते हैं यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी इन आवाजों का पीछा करता है कभी वापस नहीं लौटता। राजन, एक खोजी पत्रकार, ऐसी ही कहानियों का पीछा करने के लिए मशहूर था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। उसने इस जंगल के किस्सों पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार करने का मन बनाया। राजन अपने कैमरे और उपकरणों के साथ जंगल में दाखिल हुआ। जंगल में घुसते ही उसे एक विचित्र एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने कैमरा चालू किया और बोलना शुरू किया। यह जंगल जो वर्षों से रहस्यों का केंद्र है, आज मैं यहाँ इन किस्सों की तह तक पहुँचने आया हूँ। क्या यह सच में बेतालों का घर है या यह सब महज लोगों की कल्पना है? जंगल के अंदर उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर टूट फूट चुका था और उस पर बड़े बड़े पीपल के पेड़ की जड़ें लिपटी हुई थीं। उसने कैमरा उस मंदिर की ओर घुमाया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुँचा, उसे ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। राजन। आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम होगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी करीब से आई। राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रुकने वालों में से नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ एक टूटी फूटी मूर्ति रखी थी, जिसके पास एक लाल रंग का सिंदूरी घेरा बना हुआ था। अचानक उसकी नजर एक काले कपड़े में लिपटी किताब पर पड़ी। किताब पर गहरा धूल जमी हुई थी और उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसने किताब उठाई, पूरा मंदिर हिलने लगा। तभी पीछे से एक गहरी और भारी आवाज गूंजी, तूने बेतालों की किताब छूने की हिम्मत कैसे की? राजन ने मुड़कर देखा। वहाँ एक अघोरी खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके गले में खोपड़ियों की माला लटक रही थी। अघोरी ने कहा, यह किताब किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। इसे खोलते ही तेरी जिंदगी की डोर टूट जाएगी। राजन ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, यह किताब आखिर क्या है और यह जंगल इतना रहस्यमय क्यों है? अघोरी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, यह जंगल बेतालों का साम्राज्य है। यह किताब उनके राजा को समर्पित है। जो भी इसे छूता है वह उनके श्राप का शिकार हो जाता है और अब तूने इसे छू लिया है। राजन ने डरते हुए पूछा, इस श्राप से बचने का कोई तरीका है? अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाया और फिर बोला, एक ही रास्ता है। तुझे बेतालों के राजा के सामने जाना होगा, लेकिन याद रखना वहाँ से बचकर लौटने वाले बहुत कम लोग हैं। राजन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अघोरी से कहा, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तैयार हूँ। अघोरी ने उसे जंगल के और गहरे हिस्से की ओर इशारा किया। राजन के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा,
जंगल और भी डरावना होता गया। पेड़ों के बीच से सरसराती आवाजें, अचानक हवा का झोंका और घने अंधेरे में छिपी आंखें, सब कुछ उसके मन में भय पैदा कर रहे थे। कुछ दूरी पर उसे एक बड़ा गड्ढा दिखा जिसके चारों ओर खोपड़ियां लगी हुई थीं। अघोरी ने कहा, यही है बेतालों के राजा का दरबार, यहाँ से आगे तुझे अकेले जाना होगा। राजन ने गड्ढे के पास खड़े होकर अंदर झांका। नीचे घना अंधेरा था। उसने हिम्मत करके गड्ढे में छलांग लगाई। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसके चारों ओर नीली पीली रोशनी फैली हुई थी। वहाँ अजीब से प्राणी इधर उधर घूम रहे थे और उनके बीच में एक विशाल सिंहासन पर बैठा था बेतालों का राजा। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर अजीब से मंत्रों की गूंज थी। राजन को देखते ही राजा ने गहरी आवाज में पूछा, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? अब क्या होगा? क्या राजन अपने सवालों का जवाब पाकर वापस लौट पाएगा या वह भी बेतालों के राजा का शिकार बन जाएगा? राजन ने कांपते हुए कहा, मैं एक पत्रकार हूँ और इस जंगल के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने गलती से आपकी किताब छू ली, लेकिन मेरा इरादा कुछ बुरा करने का नहीं था। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। बेतालों के राजा ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ती है इंसान। यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुमने मेरी किताब छूकर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करना अब तुम्हारे बस में नहीं। राजन ने खुद को संभालते हुए पूछा, इस किताब में ऐसा क्या है जिसके कारण यह इतना खतरनाक है और आप इस जंगल में क्यों हैं? राजा ने गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देखा। यह किताब उन रहस्यों को समेटे हुए है जो सदियों से छुपाए गए थे। यह मेरे साम्राज्य का प्रतीक है और इसे छूने का अधिकार सिर्फ मेरे अनुयायियों को है। तुम जैसे सामान्य इंसान ने इसे छूकर मेरा अपमान किया है। अब तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगी। राजन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने राजा से कहा, पूछिए अपने प्रश्न। मैं सच्चाई की खोज में अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपने हाथ का इशारा किया और अचानक राजन के चारों ओर एक विशाल दर्पण प्रकट हो गया। में राजन को उसकी जिंदगी के कुछ छिपे हुए राज दिखाई देने लगे जिसे उसने किसी से भी नहीं बताया था। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, सच बोलना, क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का विश्वास तोड़ा है जिसने तुम पर पूरा भरोसा किया हो? राजन को पसीना आ गया। वह जानता था कि इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया है। कॉलेज के दिनों में मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया था। वह मुझे एक गुप्त बात बताना चाहता था और मैंने उसे मजाक में सबके सामने खोल दिया। राजा ने गुस्से से कहा, हर गलती का हिसाब देना पड़ता है। तुमने अपने दोस्त का विश्वास तोड़ा और अब इसी विश्वासघात का सामना करना होगा। इतना कहते ही दर्पण के अंदर से एक डरावनी छवि निकली। वह राजन के पुराने दोस्त की छवि थी, लेकिन वह अब बेताल जैसा दिख रहा था। वह राजन की ओर बढ़ने लगा। राजन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मैं यहाँ अपने कर्मों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था जब तुमने सच जानते हुए भी झूठ का सहारा लिया? राजन को अब यह एहसास हो रहा था कि यह केवल प्रश्न नहीं बल्कि उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा है। उसने धीरे से कहा, एक बार एक रिपोर्ट के दौरान मैंने सबूत होते हुए भी झूठी खबर प्रकाशित की। उस झूठ से कई लोगों को नुकसान हुआ। राजा की आंखें गुस्से से जलने लगीं। झूठ का सामना करना सबसे कठिन होता है। तुम्हारी यह गलती तुम्हें भारी पड़ेगी। तभी राजन को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक गहरे दलदल में फंसता जा रहा है। उसके पैर मिट्टी में रहे थे। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब राजा ने तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा, क्या तुम सच में इस जंगल के रहस्यों को समझने आए हो या तुम्हारा उद्देश्य कुछ और था? राजन ने झिझकते हुए कहा, मेरा मकसद सच्चाई जानना था, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं इसे एक सनसनीखेज कहानी बनाकर अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना चाहता था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें इस दलदल से बचा लिया, लेकिन यह आखिरी परीक्षा नहीं है। तुम्हें मेरे साम्राज्य का एक और रहस्य जानना होगा। राजन ने डरते हुए पूछा, क्या रहस्य? राजा ने अपने सिंहासन के पीछे एक द्वार की ओर इशारा किया। उस द्वार के अंदर वह शक्ति है जिसने मुझे और मेरे अनुयायियों को यहाँ कैद कर रखा है। अगर तुम सच में साहसी हो तो उस शक्ति का सामना करो, लेकिन याद रखना, वहाँ से लौटना आसान नहीं होगा। राजन के दिल में डर और उत्सुकता दोनों थी। उसने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने द्वार के पास कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहाँ का माहौल और भी भयानक हो गया है। वहाँ अजीब सी आवाजें और साये थे। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। अंदर पहुँचते ही उसने देखा कि एक विशाल पत्थर की वेदी पर एक चमचमाती वस्तु रखी हुई थी। वह वस्तु
एक अद्भुत रत्न जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें से निकलती ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि राजन मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। तभी उसके पीछे राजा की आवाज आई, यह रत्न उस श्राप का केंद्र है जिसने हमें यहाँ कैद कर रखा है। इसे उठाकर हमारे श्राप को तोड़ने का प्रयास करो, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। राजन ने हिम्मत जुटाई और उस रत्न की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि राजन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या राजन उस रत्न को उठा पाएगा? क्या वह बेतालों के राजा के श्राप को तोड़ पाएगा, या खुद फंस जाएगा इस रहस्यमय दुनिया में? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। राजन ने जैसे ही रत्न को छूने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी ऊर्जा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही हो। रत्न से निकलती तेज रोशनी और ध्वनि उसके कानों में गूंजने लगी। उसने पूरी ताकत से रत्न को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक रहस्यमयी बल ने उसे पीछे धकेल दिया। रत्न के चारों ओर नीली और लाल रोशनी की लहरें दौड़ने लगी। राजन ने खुद को संभाला और देखा कि रत्न अचानक से हवा में उठ गया। चारों तरफ अजीब से प्रतीक और आकृतियां बन रही थीं। तभी बेतालों का राजा प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से और अजीब सी शांति का मिश्रण था। तुमने मेरे श्राप का केंद्र छूने की कोशिश की इंसान, तुम जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? राजा की आवाज गूंज उठी। राजन ने डरते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने और मदद करने आया हूँ। अगर इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने तुम्हें अब तक बचाए रखा है, लेकिन आगे का रास्ता और भी कठिन है। यह रत्न सिर्फ उस व्यक्ति को स्वीकार करेगा जो अपने भीतर के सभी अंधकार को जीत चुका हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजन ने कुछ देर तक सोचा। उसने अपनी गलतियों, झूठ और विश्वासघात को याद किया। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि उसकी अपनी परीक्षा थी। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। राजा ने अपने मंत्रोच्चार से एक बड़ा दर्पण प्रकट किया। इस दर्पण में तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाई देगी। अगर तुम इसे स्वीकार कर सको तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, अन्यथा यह दर्पण तुम्हें निगल जाएगा। दर्पण के अंदर राजन ने खुद को देखा, लेकिन यह उसका सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। यह उसके जीवन का सबसे बुरा हिस्सा था। उसके द्वारा किए गए झूठ, विश्वासघात और डर। उसने देखा कि कैसे उसने अपने काम के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया था, कैसे उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए दूसरों के सपनों को कुचल दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, हाँ, मैंने गलतियां की हैं। मैंने लोगों का विश्वास तोड़ा, झूठ बोला और दूसरों को चोट पहुंचाई, लेकिन अब मैं इन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दर्पण टूटकर बिखर गया। उसके चारों ओर एक सफेद रोशनी फैल गई और राजा की आवाज गूंजी, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन यह अंत नहीं है। रत्न को स्वीकार करना अभी बाकी है। राजन ने फिर से रत्न की ओर कदम बढ़ाए। इस बार रत्न ने उसे पीछे नहीं धकेला। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, उसके दिमाग में अचानक से हजारों आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें उन बेतालों की थीं जो सदियों से इस श्राप में फंसे हुए थे। हमें मुक्त करो, वे सभी चिल्ला रहे थे। राजन ने महसूस किया कि यह उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। उसने अपनी पूरी ताकत से रत्न को उठाया। जैसे ही रत्न उसकी हथेलियों में आया, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से अजीब सी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वे सभी बेतालों की आत्माएं थीं जो श्राप के बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटा रही थीं। राजा ने कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। यह श्राप तभी टूटेगा जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी बलि देने के लिए तैयार होगे। क्या तुम अपने सबसे प्रिय को खोने के लिए तैयार हो? राजन चौंक गया। उसने सोचा कि उसका सबसे प्रिय कौन है। उसे अपने परिवार, दोस्तों और अपनी जिंदगी के बाकी महत्वपूर्ण पलों की याद आई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, अगर किसी की बलि से यह श्राप टूट सकता है तो मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा यह बलिदान ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा थी। कोई भी बलिदान देने की मंशा ही इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। अब इस श्राप का अंत होगा। जैसे ही राजा ने यह कहा, रत्न से एक तेज रोशनी निकलने लगी। सभी बेतालों की आत्माएं उस रोशनी में विलीन हो गईं। राजा का चेहरा भी बदलने लगा। वह अब एक साधारण मानव जैसा लग रहा था। तुमने हमें मुक्त कर दिया राजन। अब इस जंगल का श्राप समाप्त हो गया है, लेकिन याद रखना, यह रत्न एक नई कहानी का दरवाजा भी है। इसे संभाल कर रखना। राजन ने रत्न को देखा और सोचा कि यह सब महज एक सपना था या वास्तव में हुआ। उसने राजा से पूछा, अब मैं क्या करूं? राजा ने जवाब दिया, अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस कहानी को
दुनिया के सामने लाना चाहोगे या इसे हमेशा के लिए दफन कर दोगे? रत्न की चमक धीमी पड़ने लगी, लेकिन उसकी ऊर्जा अब भी राजन की हथेलियों में महसूस हो रही थी। राजा ने कहा, तुमने वह किया है जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। अब तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। राजन ने गहरी सांस ली। उसने पूछा, क्या यह रत्न हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा? और अगर यह इतनी शक्ति से भरा है तो क्या कोई और इसे पाने की कोशिश नहीं करेगा? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रत्न की शक्ति को समझने के लिए तुम्हें इसके इतिहास को जानना होगा। यह सिर्फ बेतालों का रत्न नहीं है, यह उन शक्तियों का केंद्र है जो इस दुनिया और परलोक के बीच का संतुलन बनाए रखती हैं। अगर यह गलत हाथों में गया तो अराजकता फैल सकती है। तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा। राजन उलझन में था। वह एक साधारण इंसान था और अब उसे ऐसी जिम्मेदारी दी जा रही थी जो किसी भी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन मैं यह सब कैसे संभालूंगा? मैं तो सिर्फ एक पत्रकार हूँ। मेरे पास न कोई शक्ति है न अनुभव। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति तुम्हारे भीतर है इंसान। रत्न तुम्हारी नीयत और आत्मा को पहचान चुका है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसके साथ तुम्हें कई दुश्मनों का सामना करना होगा। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों के बीच से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। राजन ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें उसकी ओर देख रही थीं। वह घबरा गया और राजा की ओर देखा। यह क्या था? राजन ने फुसफुसाते हुए पूछा। राजा ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। इस रत्न को पाने के लिए सदियों से ताकतवर शक्तियां इसका पीछा कर रही हैं। यह जंगल उनकी कैदगाह थी और अब जब श्राप खत्म हो गया है, वे सब आजाद हो चुकी हैं। राजन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी वह आकृति धीरे धीरे पास आने लगी। यह एक विशाल काया थी जिसके चेहरे पर गहरे कट के निशान थे और आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था। यह है काल चक्र का प्रहरी, राजा ने कहा। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो इस रत्न की रक्षा करती है, लेकिन यह तभी शांत होता है जब इसे संतुलन में कुछ गड़बड़ी का संकेत मिलता है। तुमने रत्न को छूकर संतुलन को हिला दिया है। अब यह तुम्हारा पीछा तब तक करेगा जब तक तुम इसे रोकने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। राजन ने अपने भीतर डर और साहस के बीच जूझते हुए पूछा, इसे रोकने का तरीका क्या है? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हें इसे दिखाना होगा कि तुम इसके लायक हो। यह तब तक तुम्हारी परीक्षा लेगा जब तक इसे यकीन न हो जाए कि तुम इस रत्न को संभाल सकते हो। तभी प्रहरी ने राजन की ओर छलांग लगाई। राजन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने रत्न को अपने सीने के पास पकड़ा और आंखें बंद कर ली। अचानक एक तीव्र प्रकाश फैला और प्रहरी वहीं रुक गया। उसकी आंखें बदल गईं और उसकी काया धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। राजा ने कहा, यह तुम्हारी पहली जीत है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर के डर, लालच और कमजोरी पर काबू पाना होगा, तभी तुम रत्न की शक्ति को समझ सकोगे। राजन ने पूछा, लेकिन इसके बाद क्या मैं सामान्य जीवन जी पाऊंगा? राजा ने हंसते हुए कहा, सामान्य जीवन तुम्हारे लिए अब असंभव है। रत्न का संरक्षक बनना तुम्हारा नया जीवन है, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में ले जाओगे तो तुम्हें इससे कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राजन के सामने कई सवाल थे। उसने रत्न को अपने बैग में रखा और राजा से कहा, मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, लेकिन मुझे और क्या करना होगा? राजा ने कहा, तुम्हें इस रत्न को ऐसे स्थान पर ले जाना होगा जहां इसकी शक्ति को फिर से संतुलित किया जा सके। लेकिन वह स्थान कोई साधारण जगह नहीं है। वह स्थान इस जंगल से परे एक प्राचीन किले के भीतर छिपा हुआ है। वहां तुम्हें दूसरी परीक्षाएं भी देनी होंगी। राजन ने राजा की ओर देखा और कहा, मुझे उस किले का रास्ता बताइए, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपना हाथ उठाया और उसके सामने जंगल का नक्शा उभर आया। यह नक्शा तुम्हें उस किले तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, हर कदम पर तुम्हारा इम्तिहान होगा। अगर तुम असफल हुए तो यह रत्न तुम्हारी आत्मा को भी निगल लेगा। राजन ने नक्शे को ध्यान से देखा और अपना सफर शुरू किया। जंगल और भी रहस्यमय और भयावह लगने लगा था। हर दिशा से अजीब आवाजें, सरसराहट और अचानक ठंडी हवाएं उसे परेशान कर रही थीं। तभी उसे रास्ते में एक झील दिखाई दी। झील का पानी काला और ठहरा हुआ था। झील के बीच में एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक प्रतीक अंकित था। राजन ने सोचा कि यह नक्शे का हिस्सा हो सकता है। उसने झील पार करने का फैसला किया। जैसे ही वह झील में उतरा,
उसे महसूस हुआ कि पानी उसके पैरों को खींचने लगा है। उसने खुद को संभालते हुए वेदी तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उसने वेदी पर हाथ रखा, पानी से सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए और उसे खींचने लगे। अब क्या होगा? क्या राजन इन रहस्यमयी शक्तियों का सामना कर पाएगा? क्या वह उस किले तक पहुंच सकेगा या झील में ही फंस जाएगा? जैसे ही राजन ने झील में खींच रहे हाथों को महसूस किया, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को वेदी तक खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी से निकलते हुए हाथ उसे और गहराई में ले जा रहे थे। उसे लगा कि अब बच पाना नामुमकिन है। अचानक उसने महसूस किया कि उसके बैग में रखे रत्न से हल्की सी रोशनी निकल रही है। उसने रत्न को निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बैग में डाला, रत्न खुद ही हवा में तैरने लगा। रत्न से निकली रोशनी पानी में मौजूद उन रहस्यमय हाथों पर पड़ने लगी और वे हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे। झील अब शांत थी। राजन ने राहत की सांस ली और वेदी पर चढ़कर उस प्रतीक को गौर से देखा। वह प्रतीक एक वृत्त के भीतर बने त्रिशूल जैसा था, जो किसी रहस्यमय भाषा में कुछ लिखे हुए अक्षरों से घिरा हुआ था। राजन ने मन ही मन सोचा, यह क्या हो सकता है? क्या यह किले तक जाने का रास्ता दिखाने वाला कोई संकेत है? तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यह पहला द्वार है, तुम्हें यहाँ से दूसरी दिशा में जाना होगा, लेकिन याद रखना हर कदम पर तुम्हारे धैर्य और नियत की परीक्षा होगी। राजन ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी हिम्मत को संभालते हुए वेदी से उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह वापस किनारे पर पहुंचा, नक्शे में एक और बिंदु चमकने लगा। यह बिंदु झील के पार एक घने जंगल के भीतर का था। झील पार करने के बाद राजन को ऐसा महसूस हुआ कि जंगल का माहौल और भी डरावना होता जा रहा है। पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट, फुसफुसाहट और कभी कभी डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। उसने अपने कैमरे को चालू कर लिया, यह सोचकर कि अगर कुछ हो भी जाए तो कम से कम वह इसे रिकॉर्ड कर सकेगा। कुछ देर चलते हुए उसे एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर बड़े बड़े नागों की मूर्तियां बनी हुई थीं। मंदिर के भीतर से एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। राजन ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे चारों तरफ दीवारों पर पेंटिंग्स दिखाई दी। ये पेंटिंग्स राजा और रत्न की कहानी को दर्शा रही थीं। एक पेंटिंग में दिखाया गया था कि कैसे एक अघोरी ने इस रत्न की खोज की थी। रत्न को पाने के लिए उसने अपनी आत्मा का बलिदान दिया था, लेकिन रत्न ने उसे श्रापित कर दिया। तभी राजन को याद आया कि राजा ने कहा था कि इस रत्न की शक्ति पर लोक और धरती के बीच का संतुलन बनाए रखती है। तभी मंदिर के बीच में रखी एक मूर्ति के पास से एक रहस्यमय छाया निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। यह छाया किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था। छाया ने गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। राजन ने डरते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ इस रत्न की सच्चाई जानना चाहता हूँ और मैं इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। छाया ने कहा, यह रत्न सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं है। इसे संभालने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार होना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजन ने साहस से कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। छाया ने अपनी उंगली से मंदिर के एक कोने की ओर इशारा किया। तुम्हें इस दरवाजे से गुजरना होगा, लेकिन इसके पीछे जो है वह तुम्हारी सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। राजन ने बिना समय गंवाए उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही वह एक घने कोहरे में पहुंच गया। यहाँ समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। हर तरफ उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी कोहरे के बीच से एक चेहरा उभरा। यह राजन की माँ का चेहरा था। माँ ने कहा, राजन तुम इस रत्न के पीछे क्यों जा रहे हो? यह तुम्हें नष्ट कर देगा, वापस आ जाओ। राजन उलझन में था। वह जानता था कि यह सब सिर्फ उसकी परीक्षा का हिस्सा है। उसने अपनी माँ से कहा, आप जो भी हो, आप मेरी माँ नहीं है। यह सिर्फ मेरा मन है जो मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने यह कहा, चेहरा गायब हो गया और कोहरा छौंटने लगा। अब उसके सामने एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे एक गुफा की ओर जा रही थी। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन रत्न की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, उसने दीवारों पर खुदी हुई रहस्यमय लिपियों को देखा। यह वही भाषा थी जो उसे वेदी पर दिखाई दी थी। तभी उसे गुफा के सबसे भीतर एक विशाल पत्थर की वेदी दिखाई दी। वेदी के चारों ओर आग की लपटें थीं और उसके केंद्र में एक और रत्न रखा हुआ था। यह क्या है? राजन ने खुद से पूछा। तभी उसे राजा की आवाज सुनाई दी, यह दूसरा रत्न है। इसे छूने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। राजन के मन में डर बैठ गया। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने मिशन को पूरा करना था। उसने हिम्मत जुटाकर वेदी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दूसरा रत्न छुआ, पूरा गुफा कांपने लगा। आग की लपटें और तेज हो गई।
तभी चारों तरफ से डरावनी आकृतियां प्रकट होने लगीं। अब राजन के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्या वह इन बाधाओं को पार कर पाएगा? क्या वह इन रत्नों की सच्चाई को उजागर कर पाएगा? राजन ने डर और साहस के बीच झूलते हुए दूसरा रत्न उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, गुफा की दीवारों से अजीब सी गूंजती हुई आवाजें आने लगीं। ये आवाजें कभी चिल्लाती, कभी हंसती और कभी रहस्यमय मंत्रोच्चार की तरह लगती। राजन को महसूस हुआ कि गुफा में हवा भी भारी हो चुकी है, मानो हर सांस के साथ उसे कुछ अंदर खींच रहा हो। रत्न से एक तेज चमक निकली और उसने खुद को हवा में उठा लिया। अचानक चारों ओर से एक विशाल बल प्रकट हुआ। वह बल किसी इंसानी आकृति जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा खाली था, न आंखें न नाक, सिर्फ अंधेरा। तुमने मेरी गुफा का संतुलन बिगाड़ दिया है इंसान, वह आकृति गूंजती आवाज में बोली। राजन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ किसी का संतुलन बिगाड़ने नहीं आया, मैं बस इस रत्न को समझना और इसकी सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर यह बुरी शक्ति का केंद्र है तो मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ। आकृति हंसी। उसकी हंसी किसी गूंजती हुई गुफा की तरह डरावनी थी। तुम समझते हो कि तुम इस रत्न को नियंत्रित कर सकते हो? यह रत्न वह शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन इसे संभालने के लिए तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। तभी राजन के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि वह एक बड़े शहर के बीच खड़ा है, जहाँ हर तरफ अराजकता फैली हुई है। लोग चीख रहे थे, इमारतें गिर रही थीं और आकाश में अजीबोगरीब आकृतियां तैर रही थीं। उसने खुद को बीच में खड़ा पाया और उसके हाथ में वही रत्न था, लेकिन इस बार रत्न काले रंग का हो चुका था और उससे अंधकार की लहरें फैल रही थीं। यह क्या है? राजन ने घबराते हुए पूछा। आकृति ने जवाब दिया, यह वह भविष्य है जो तुम्हारे द्वारा इस रत्न को संभालने में असफल रहने पर होगा। अगर तुम इस रत्न को अपने लालच, भय या क्रोध से दूषित करोगे तो यह पूरी दुनिया को निगल जाएगा। राजन ने दृढ़ता से कहा, मैं इसे कभी गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, मैं इसे संभालने के लिए तैयार हूँ। आकृति ने कहा, अगर यह तुम्हारा इरादा है तो तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह रत्न तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगा। क्या तुम सच में इसके योग्य हो? रत्न अचानक से उसके हाथ से उड़कर उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि राजन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। तभी उसने अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसने खुद को अपने पुराने घर के सामने पाया। यह वही घर था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसके चारों ओर उसकी पुरानी यादें तैर रही थीं। उसकी माँ की आवाज, उसके पिता की डांट और वह पल जब उसने पहली बार झूठ बोला था। हर दृश्य उसे उसके अतीत के पलों की याद दिला रहा था, लेकिन यह कोई साधारण याद नहीं थी। हर याद उसे उसकी गलतियों का एहसास करवा रही थी। उसने देखा कि कैसे उसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने दोस्तों को नजरअंदाज किया था, कैसे उसने अपनी बहन से झूठ बोलकर उसका भरोसा तोड़ा था। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। राजन ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे भागने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं इन्हें सुधारने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, वह दृश्य गायब हो गया। अब वह गुफा के भीतर वापस आ चुका था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। गुफा के चारों ओर छायाएं खड़ी थीं। वे सब इंसानों के आकार की थीं, लेकिन उनकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। यह तुम्हारे डर हैं, आकृति ने कहा। अगर तुम इनसे बच गए तो तुम रत्न को संभालने के योग्य होगे। छायाएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। राजन ने महसूस किया कि वे हर कदम के साथ बड़ी और शक्तिशाली होती जा रही थीं। उसने अपने भीतर के डर को महसूस किया, लेकिन वह भागने के बजाय वहीं खड़ा रहा। तुम मेरे डर हो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते, उसने चिल्लाकर कहा। मैं यहाँ अपने उद्देश्य के लिए हूँ और मैं इसे पूरा करूँगा। छायाएं रुक गईं, वे धीरे धीरे मिटने लगीं और गुफा फिर से शांत हो गई। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, आकृति ने कहा, लेकिन आगे की राह और कठिन होगी। अब तुम्हें किले तक पहुँचना होगा, जहाँ इस रत्न की अंतिम शक्ति निहित है। राजन ने गहरी सांस ली और अपने सफर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। नक्शे में अगला बिंदु चमकने लगा। रास्ता और भी खतरनाक और रहस्यमय हो चुका था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जंगल की आत्माएं उसे देख रही हों। हवा में फुसफुसाहट और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जमीन पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। प्रतीकों के बीच एक घुमावदार सीढ़ी दिखाई दी
जो जमीन के नीचे जा रही थी। क्या यह किले का रास्ता है? उसने खुद से पूछा। जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, उसके सामने एक बड़ा नाग प्रकट हुआ। नाग ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। यह रास्ता सिर्फ उसी के लिए है जो अपने भीतर के सबसे गहरे राज्य को उजागर करने के लिए तैयार हो। राजन ने सोचा कि नाग का मतलब क्या हो सकता है। तभी नाग ने अपनी लंबी काया को फैलाते हुए कहा, इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा सच स्वीकार करना होगा, वह सच जो तुमने हमेशा खुद से छुपाया है। अब राजन के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, क्या वह उस सच का सामना कर पाएगा जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं कर सका था। राजन ने नाग की बात सुनकर अपनी सांसों को संभाला। उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक रत्न की खोज तक सीमित नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो उसकी आत्मा और उसके व्यक्तित्व के हर हिस्से को परख रही थी। उसने नाग की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपने हर सच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। नाग ने अपनी पूंछ से जमीन पर खींचते हुए एक प्रतीक बनाया। प्रतीक चमकने लगा और अचानक राजन एक गहरे अंधेरे स्थान में पहुंच गया। यह स्थान उसकी यादों और सबसे गहरे डर का भंडार था। यहाँ हर दीवार पर उसकी जिंदगी के घटनाक्रम चलते हुए दिखाई दे रहे थे। वहाँ उसने देखा एक बच्चा अपने पिता की किताबों को जलाने की कोशिश कर रहा था। यह वही बच्चा था राजन। ये वह समय था जब उसके पिता ने उसे सिखाने की कोशिश की थी कि ज्ञान ही असली ताकत है, लेकिन राजन ने उन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। दीवार पर दूसरा दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि कैसे उसने अपने करियर के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया था। यह वह सच था जिससे वह हमेशा भागता रहा। अचानक एक और दृश्य प्रकट हुआ। यह उसकी माँ का था। माँ एक पुराने मंदिर में खड़ी थी। उनकी आंखें भरी हुई थीं। वह किसी से प्रार्थना कर रही थीं। राजन ने ध्यान से सुना तो वह आवाज साफ हो गई। उसकी माँ कह रही थी, मेरे बेटे को इस श्राप से बचा लो। राजन चौंक गया। श्राप? माँ किस श्राप की बात कर रही थी? तभी नाग की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारे जन्म के समय से ही तुम्हारी किस्मत इस रत्न से जुड़ी हुई है। तुम्हारे परिवार पर यह श्राप है कि तुम में से कोई न कोई हर पीढ़ी में इस रत्न की खोज करेगा और उसकी शक्ति को नियंत्रित करेगा, लेकिन यह श्राप तोड़ना अब तुम्हारे हाथ में है। राजन ने सिर झुकाकर पूछा, यह श्राप कैसे टूट सकता है? नाग ने कहा, तुम्हें इस रत्न को उस स्थान तक ले जाना होगा जहाँ यह पहली बार प्रकट हुआ था, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा। राजन ने नाग से पूछा, वह स्थान कहाँ है? नाग ने अपनी पूंछ से जमीन पर एक और नक्शा खींचा। यह स्थान इस जंगल के परे 7 पहाड़ियों के पार एक प्राचीन गुफा में है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें 3 और परीक्षणों से गुजरना होगा। हर परीक्षण तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे भय और तुम्हारी इच्छाओं की परीक्षा लेगा। राजन ने नक्शे को ध्यान से देखा और नाग का धन्यवाद किया। जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, नाग ने कहा, याद रखना, तुम्हारे रास्ते में जो भी तुम्हारा दुश्मन बनेगा वह तुम्हारे भीतर के डर और दोषों का प्रतिबिंब होगा। उनसे लड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए राजन ने महसूस किया कि हवा और भारी होती जा रही थी। सीढ़ियां एक गहरी गुफा में खुलीं, जहां चारों ओर काले धुएं का साया था। गुफा के बीच में एक विशाल पत्थर की वेदी थी और उसके ऊपर एक चमकता हुआ प्रतीक। जैसे ही राजन वेदी के पास पहुंचा, उसके चारों ओर अचानक आग की लपटें उठने लगीं। इन लपटों के बीच से एक डरावनी आकृति उभरी। यह आकृति आधी इंसानी थी और आधी राक्षसी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंसान? आकृति गरजी। राजन ने साहस से कहा, मैं इस श्राप को खत्म करने आया हूँ। मैं इस रत्न को इसके सही स्थान पर पहुँचाना चाहता हूँ। आकृति हंसी। उसकी हंसी गूंजती हुई और भयावह थी। यह रत्न तुम्हें कभी मुक्त नहीं करेगा। यह तुम्हारे डर और दोषों को बढ़ा देगा। तुम्हें अपनी आत्मा बेचनी होगी अगर तुम इसे संभालना चाहते हो। राजन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी लालच के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं इस श्राप को तोड़ने और इसे दुनिया के लिए सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ हूँ। आकृति ने कहा, तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मैं तुम्हारे सबसे गहरे डर और सबसे बड़ी ख्वाहिश का रूप हूँ। अचानक गुफा के भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। राजन ने देखा कि हवा में उसके पुराने साथी, उसके परिवार के सदस्य और उसकी असफलताएं तैर रही थीं। वह सब उसकी कमजोरियों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुमने हमें धोखा दिया, तुम अपने डर से भागते हो। राजन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वह आवाजें और तेज होती गईं। उसने अपने भीतर के साहस को जगाते हुए कहा, हाँ मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन मैंने उनसे सीखने का वादा किया है। मैं भागने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं अपने डर का सामना
करने आया हूँ। आकृति चुप हो गई। उसने राजन की ओर देखा और कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन आगे का सफर और कठिन होगा। अचानक गुफा का वातावरण बदल गया। राजन ने देखा कि उसके सामने एक दूसरा दरवाजा खुल चुका था। इस दरवाजे के पीछे का रास्ता एक पुराने किले की ओर जा रहा था। अब सवाल यह था कि किले के अंदर क्या छिपा था। क्या वह अपनी अंतिम परीक्षा पास कर पाएगा? क्या वह श्राप को तोड़कर अपनी नियति को बदल पाएगा? राजन ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक विशाल उजाड़ किला खड़ा था। किले की दीवारें समय के साथ टूट चुकी थीं और उस पर रहस्यमय आकृतियां उकेरी हुई थीं। हर आकृति किसी कहानी को दर्शा रही थी, कुछ युद्ध की, कुछ बलिदान की और कुछ ऐसी जो असहनीय दर्द की गवाही दे रही थी। किले के मुख्य द्वार पर एक अजीब सी ठंडक थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो सड़े हुए फूलों और राख का मिश्रण। राजन ने अपने अंदर साहस को मजबूत किया और किले के भीतर कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक जिंदा स्थान है। हर कोना एक तरह की धड़कन से भरा हुआ लग रहा था। दीवारों पर जलते हुए मशालें अचानक अपने आप बुझ गईं और गहन अंधकार ने पूरे वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। यह कोई इंसानी आवाज नहीं थी, वह एक गहरी और गूंजती हुई आवाज थी। तुम यहाँ क्यों आए हो राजन? राजन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी हिम्मत बांधते हुए कहा, मैं इस श्राप को खत्म करने आया हूँ। मुझे सच का सामना करना है और रत्न को उसकी सही जगह तक पहुंचाना है। आवाज ने उत्तर दिया, सच? क्या तुम सच का सामना कर सकते हो? क्या तुम जान पाओगे कि जो सच तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है? अचानक किले के अंदर का माहौल बदल गया। वह खुद को एक विशाल कक्ष में खड़ा पाया। इस कक्ष में चारों ओर झिलमिलाते हुए दर्पण थे। हर दर्पण में उसकी एक अलग छवि दिखाई दे रही थी। पहले दर्पण में वह एक राजा के रूप में दिख रहा था। वह सिंहासन पर बैठा था, उसके चारों ओर उसके अधीन लोग झुके हुए थे। दूसरे दर्पण में वह एक अघोरी के रूप में था, अपने चारों ओर तंत्र मंत्र के चिन्ह और जली हुई हड्डियां। तीसरे दर्पण में वह मिमांगवे अपने वर्तमान रूप में था, लेकिन उसके चेहरे पर खून के छींटे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चौथे दर्पण में वह मृत पड़ा था, उसका शरीर बेजान था और उसके हाथ में वही रत्न था। यह क्या है? उसने चौंक कर पूछा। आवाज ने कहा, यह तुम्हारी नियति के रूप हैं। यह वही है जो तुम्हारी इच्छाओं, डर और फैसलों से बनता है, लेकिन तुम कौन सा रास्ता चुनोगे यह तुम्हारे हाथ में है। तभी दर्पणों से परछाइयां निकलने लगी। वे सब उसकी ओर बढ़ने लगी। हर परछाई उसके भीतर की किसी भय, अपराध बोध या पछतावे का प्रतीक थी। तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, तुमने अपने परिवार की इच्छाओं को कुचला, तुमने अपने लोभ को कभी काबू में नहीं रखा। राजन ने खुद को इन आवाजों से घिरा पाया। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। तभी उसे याद आया कि नाग ने कहा था, तुम्हें अपने डर और दोषों का सामना करना होगा। उसने साहस जुटाकर कहा, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारने के लिए यहाँ हूँ। मुझे यह मौका दो, मैं अपनी नियति बदलना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, परछाइयां गायब हो गईं, दर्पण टूटकर बिखर गए और कक्ष में रोशनी फैल गई। अब उसके सामने एक सीढ़ी प्रकट हुई जो किले की गहराई में जा रही थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और वहाँ उसने एक और दरवाजा पाया। दरवाजा खोलते ही उसने खुद को एक विशाल हॉल में पाया। हॉल के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। वेदी के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं और उन लपटों के बीच एक और आकृति खड़ी थी। यह आकृति बाकी सबसे अलग थी। यह एक बूढ़े अघोरी की थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसके शरीर पर राख लिपटी हुई थी और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। तुम आखिरकार यहाँ तक पहुँच गए, अघोरी ने कहा, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम इस श्राप को तोड़ सकते हो? राजन ने कहा, मैं यहाँ अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए और इस श्राप को खत्म करने के लिए आया हूँ। मैं अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह श्राप सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी का है। यह रत्न शक्ति का केंद्र है और इसे संभालने के लिए बलिदान देना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो अपने आप को कुर्बान करने के लिए? राजन कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से कहा, हाँ, अगर मेरी कुर्बानी से यह श्राप टूट सकता है तो मैं तैयार हूँ। अघोरी ने त्रिशूल उठाया और कहा, तुम्हें अपने अंतिम परीक्षण के लिए तैयार रहना होगा। अचानक हॉल की दीवारें टूटने लगीं
और चारों ओर से पानी भरने लगा। पूरा स्थान एक विशाल झील में बदल गया। अब सवाल यह था, क्या राजन इस परीक्षण को पास कर पाएगा? राजन ने झील में खुद को डूबते हुए पाया। वह घबराया, लेकिन यह महसूस किया कि पानी उसके शरीर को खींच रहा है, जैसे उसे किसी और ही दुनिया में ले जाना चाहता हो। पानी के भीतर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वहाँ कोई आवाज नहीं थी, केवल अंधेरा और एक गूंजती हुई सन्नाटी। वह धीरे धीरे एक और स्थान पर पहुंचा। यह जगह किसी जलमग्न शहर जैसी लग रही थी। चारों ओर खंडहर, टूटे हुए मंदिर और विशाल मूर्तियां थीं, जो समय के साथ टूट चुकी थीं। पानी के भीतर भी रोशनी का एक स्रोत चमक रहा था। वह रोशनी उसी रत्न से आ रही थी जिसे वह अपने साथ लाया था। उसने रत्न को अपने हाथ में उठाया और तभी एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। राजन ने चारों ओर देखा और पाया कि एक विशाल जल राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा था। यह राक्षस इंसानी आकृति का था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह पानी से बना हुआ था। उसकी आंखों में आग की तरह चमक थी और उसकी हर हरकत से लहरें उठ रही थीं। तुमने इस पवित्र स्थान को अशांत कर दिया है, राक्षस गरजा। यह स्थान उन लोगों का है जिन्होंने इस रत्न की शक्ति के कारण अपनी आत्मा खोई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? राजन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ इस श्राप को खत्म करने और इस रत्न को उसकी सही जगह पर ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है। राक्षस ने हंसते हुए कहा, हर कोई यही कहता है, लेकिन जब शक्ति तुम्हारे हाथ में होती है तो तुम्हारी सच्चाई बदल जाती है। इस रत्न की ताकत ने राजाओं को राक्षस और साधुओं को दैत्य बना दिया है। क्या तुम सच में इसे संभाल सकते हो? राजन ने कहा, मुझे अपनी कमजोरियां पता हैं और मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। अगर यह रत्न मेरे जीवन का हिस्सा है तो मैं इसे संभालने के लिए हर कठिनाई का सामना करूंगा। राक्षस ने अपनी भुजाएं उठाईं और पानी की धाराएं तेजी से घूमने लगी। अगर तुम सच में इसके योग्य हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मैं इस रत्न का अंतिम संरक्षक हूँ। राजन को पता था कि वह सीधे तौर पर राक्षस से लड़ नहीं सकता, लेकिन उसने देखा कि रत्न अचानक से उसकी हथेली में चमकने लगा। उस चमक से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, हर समस्या का हल ताकत नहीं बल्कि बुद्धि में है। याद रखो, शक्ति को काबू करने का असली तरीका उसका सम्मान करना है, उसे बर्बाद करना नहीं। राजन ने समझा कि उसे राक्षस से लड़ने के बजाय उसकी ताकत को समझने की कोशिश करनी होगी। उसने रत्न को उठाया और कहा, अगर तुम इस रत्न के संरक्षक हो तो तुम मेरे दुश्मन नहीं। मैं इस रत्न की शक्ति को नष्ट करने नहीं बल्कि उसे संतुलित करने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राक्षस रुक गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक गहरी सोच उभरी। तुम सच में ऐसा सोचते हो? राजन ने कहा, हाँ, इस रत्न को नष्ट करना गलत होगा, लेकिन इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ इसका कोई दुरुपयोग न कर सके। यह श्राप तभी टूटेगा जब इसकी शक्ति को संतुलित किया जाएगा। राक्षस ने अपनी भुजाएं नीचे कर ली। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया इंसान। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम लालच और शक्ति से परे हो। मैं तुम्हें इस रत्न को उसकी सही जगह तक ले जाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन यह तुम्हारा अंतिम परीक्षण नहीं है। राक्षस गायब हो गया और पानी एक बार फिर शांत हो गया। राजन ने देखा कि झील के बीच में एक चमकता हुआ द्वार प्रकट हो गया था। यह द्वार शायद उसे उसकी यात्रा के अगले चरण तक ले जाने वाला था। राजन ने द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने उसे पार किया, वह खुद को एक घने जंगल में पाया। यह जंगल अजीब था। यहाँ पेड़ मरे हुए थे, लेकिन उनकी छायाएं जीवित लग रही थीं। हर छाया किसी इंसान या जानवर की आकृति में बदल रही थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था जो पूरी तरह जल चुका था। उसके चारों ओर राख फैली हुई थी, लेकिन उस राख के बीच में एक और आकृति बैठी थी। यह एक साधु की थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा अंधकार था। तुम्हें यहाँ आने में देर हो गई, साधु ने कहा। राजन ने पूछा, तुम कौन हो? साधु ने जवाब दिया, मैं वह हूँ जो इस रत्न के इतिहास का साक्षी है। मैं वह हूँ जिसने इसे पहली बार बनाया था। राजन चौंक गया। तुमने इसे क्यों बनाया? साधु ने हंसते हुए कहा, इस रत्न को मैंने दुनिया की भलाई के लिए बनाया था, लेकिन इंसानों के लालच ने इसे एक श्राप बना दिया। अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे संतुलित करने वाला सही व्यक्ति चुनूं। राजन ने कहा, मैं इस श्राप को खत्म करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, तुम्हें इस रत्न को इसके मूल स्थान तक पहुंचाना होगा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। राजन ने पूछा, कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? साधु ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम्हें उस चीज को छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। यह कुर्बानी न केवल तुम्हारे लिए कठिन होगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी झकझोर देगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजन ने कुछ पल के लिए सोचा। उसने अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने जीवन के हर पहलू को याद किया, लेकिन उसने महसूस किया
कि अगर वह यह कुर्बानी नहीं देगा तो यह श्राप हमेशा बना रहेगा। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। साधु मुस्कुराया, तुम्हें वह निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, लेकिन उस निर्णय का सामना तुम्हें खुद करना होगा। अब जाओ और अपनी अंतिम यात्रा शुरू करो। राजन ने साधु का धन्यवाद किया और जंगल के दूसरी ओर बढ़ने लगा। अब उसके सामने एक विशाल पर्वत खड़ा था, जिसके शिखर पर वह स्थान था जहां रत्न को रखा जाना था। लेकिन क्या वह इस अंतिम चुनौती को पार कर पाएगा? राजन ने पहाड़ की ओर बढ़ते हुए गहरी सांस ली। रास्ता कठिन था और हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। पर्वत के आधार पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक विशाल द्वार था। इस द्वार पर अजीब सी लिपियों में कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उसने रत्न को अपनी जेब से निकाला, लिपियां चमकने लगीं और अचानक द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के पीछे का दृश्य चौंका देने वाला था। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, यह एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों से भरा हुआ स्थान था। वहां की दीवारों पर युद्ध, बलिदान और अद्भुत शक्तियों की कहानियां चित्रों के रूप में उकेरी गई थीं। राजन ने महसूस किया कि यह वही स्थान हो सकता है जहां इस रत्न का निर्माण हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भारी और भयावह थी। हर कोने से उसे फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें उसकी यादों और गहरी छिपी हुई भावनाओं की थीं। तुमने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सब कुछ त्याग दिया, तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया। तुम क्या सोचते हो कि तुम इस श्राप को खत्म कर सकोगे? राजन ने इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह हर कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। तभी उसके सामने एक और आकृति प्रकट हुई। यह एक परछाई थी जो उसकी ही जैसी लग रही थी, लेकिन यह परछाई उससे ज्यादा आत्मविश्वास से भरी और शक्तिशाली दिख रही थी। कौन हो तुम? राजन ने पूछा। परछाई ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तुम ही हूँ, लेकिन वह रूप जो तुम बन सकते थे। मैं तुम्हारी वह शक्ति और लालच हूँ जिसे तुमने हमेशा दबाने की कोशिश की है। राजन ने कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ इस श्राप को खत्म करने आया हूँ। परछाई ने ठहाका लगाया, श्राप? क्या तुम्हें लगता है कि इस रत्न की शक्ति को त्याग देना ही समाधान है? तुम इस रत्न को संभाल सकते हो, इसका उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर सकते हो। मैं यहाँ तुम्हें यह दिखाने आया हूँ कि तुम्हारी नियति क्या हो सकती है अगर तुम इस शक्ति को अपनाते हो। तभी परछाई ने अपना हाथ उठाया और गुफा के चारों ओर की दीवारें जीवित हो गईं। राजन ने देखा कि दीवारों से युद्ध, रक्तपात और लालच की छवियां बाहर आने लगीं। ये दृश्य उसे डराने और भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस शक्ति को नहीं चाहता, मैं बस इसे खत्म करना चाहता हूँ, राजन ने जोर से कहा। परछाई ने अपनी आंखों को तेज चमकाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच में इसे नहीं चाहते तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। तभी गुफा के बीचों बीच एक पवित्र वेदी प्रकट हुई। इस वेदी के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। परछाई ने कहा, यह तुम्हारा अंतिम परीक्षण है। इस वेदी पर रत्न रखो, लेकिन याद रखना, यह वेदी तुम्हारे सबसे गहरे डर को प्रकट करेगी। अगर तुम डर के आगे झुके तो रत्न तुम्हें नष्ट कर देगा। राजन ने रत्न को हाथ में लिया और धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, गुफा में अचानक से उसकी माँ की आवाज गूंजने लगी, राजन, तुम क्यों हमें छोड़कर चले गए? क्या परिवार की कोई कीमत नहीं है? दूसरे कदम पर उसे अपने दोस्त की आवाज सुनाई दी, जिसे उसने धोखा दिया था। राजन, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या तुम यह सब भूल गए? तीसरे कदम पर उसे खुद की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तुम बस अपनी कमजोरियों से भागते रहे हो, क्या तुम सच में इस शक्ति के योग्य हो? राजन रुक गया, उसकी आंखों में आंसू थे। वह इन आवाजों से घिर गया था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ताकत को खोजने की कोशिश की। हाँ, मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं अपनी गलतियों को बदलने के लिए यहाँ हूँ। मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा के अंदर का माहौल बदलने लगा। आग की लपटें धीमी हो गईं और गहरी शांति फैल गई। राजन ने आखिरी कदम बढ़ाया और रत्न को वेदी पर रख दिया। अचानक गुफा में एक जबरदस्त झटका लगा, दीवारें हिलने लगीं और गुफा के अंदर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि राजन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह अब एक अजीब सी जगह पर था। यहाँ समय और स्थान दोनों ही मायने नहीं रखते थे। यह जगह किसी आध्यात्मिक संसार जैसी थी, जहाँ केवल सन्नाटा और शांति थी। उसके सामने वही अघोरी खड़ा था जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि करुणा थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस रत्न के योग्य हो, अघोरी ने कहा, लेकिन याद रखना,
यह केवल शुरुआत है। तुम्हें अभी एक आखिरी निर्णय लेना होगा। क्या तुम इस रत्न की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो या इसे दुनिया की भलाई के लिए उपयोग करना चाहते हो? राजन चौंक गया। क्या यह उसका असली परीक्षण था? क्या वह इस शक्ति को छोड़ने का फैसला करेगा या इसे संभालने की जिम्मेदारी लेगा? राजन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ताकत को महसूस करने की कोशिश की। अघोरी की बातों ने उसे उलझन में डाल दिया था। यह क्या निर्णय था जो उसे लेना था? क्या वह इस रत्न की शक्ति को त्याग सकता था या फिर इसे दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करने का जिम्मा अपने कंधों पर ले सकता था? तुम्हारे सामने एक मुश्किल विकल्प है, अघोरी ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम इस रत्न को दुनिया के भले के लिए उपयोग करने का निर्णय लेते हो तो तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। इस रत्न की शक्ति केवल उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जो अपने आत्मबल और संवेदनशीलता को पूरी तरह से समझता हो। तुम सचमुच इसके योग्य हो या केवल अपनी इच्छाओं के गुलाम हो, यह तुम्हारे भीतर के सत्य पर निर्भर करेगा। राजन का मन अशांत था। वह सोच रहा था कि अगर वह इस शक्ति को हासिल करता है तो क्या वह इसका सही उपयोग कर पाएगा या फिर यह उसे और ज्यादा लोभ और शक्ति के रास्ते पर ले जाएगी। उसके मन में उसके परिवार, उसके दोस्तों और उसकी आत्मा के प्रति जिम्मेदारी के सवाल घूम रहे थे। वह जानता था कि उसे एक कठिन और दिल दहलाने वाला निर्णय लेना था। मैं इस रत्न की शक्ति को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं चाहता, राजन ने दृढ़ आवाज में कहा। मैं इसे उस शक्ति के रूप में देखता हूँ जिसे सृजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि नाश के लिए। लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकता, मुझे एक मार्गदर्शन चाहिए। अघोरी ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर हंसते हुए कहा, तुम्हारे भीतर अभी भी संदेह है, लेकिन तुम्हारे शब्द सच्चे हैं। इस रत्न की शक्ति सिर्फ उसी के हाथ में हो सकती है जो सही उद्देश्य के लिए इसे इस्तेमाल करना जानता हो। तुमने सही रास्ते पर एक कदम बढ़ाया है, लेकिन इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तुम्हें एक आखिरी रास्ता तय करना होगा। अघोरी की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और वह एक कदम पीछे हटते हुए बोला, तुमने इस रत्न को वेदी पर रख दिया, लेकिन अब यह तुम्हारी शक्ति नहीं है। तुम्हें इसकी शक्ति को वापस लेने के लिए वह शर्त पूरी करनी होगी जो तुमसे पहले पूछा गया था। तुमने इसके परीक्षण को पार कर लिया, अब तुम्हें अपने सबसे गहरे भय का सामना करना होगा। राजन समझ नहीं पा रहा था कि अघोरी का क्या मतलब था। तभी अघोरी ने हाथ उठाया और गुफा की दीवारों से एक अजीब तरह की रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। वह आकृति राजन की माँ की थी। राजन का दिल डूब गया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह वह महिला थी जिसे वह हमेशा से प्यार करता था, लेकिन जिसे उसने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं के कारण दूर किया था। क्या तुम अब भी उस रास्ते पर चलने का सोच रहे हो जो तुम्हारी आत्मा को बेच सकता है? माँ की आकृति बोली, तुमने मुझे छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ दिया, सिर्फ अपनी शक्ति और अपने भूतकाल से भागने के लिए। अब तुम क्या करोगे? राजन का दिल गहरे अंदर से टूटने लगा। वह अपनी माँ की आकृति को देखता रहा और उसके अंदर गुस्से और पछतावे की भावनाओं का तूफान था। लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह अपने अतीत को छोड़ देगा और अपने भविष्य की दिशा खुद चुनेगा। माँ, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, उसने गहरी आवाज में कहा, लेकिन मैं उन गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुमसे और अपने परिवार से माफी मांगता हूँ। अब मैं उन कृत्यों से मुक्त होना चाहता हूँ जो मैंने अतीत में किए। जैसे ही उसने यह कहा, माँ की आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और विलीन हो गई। उसके बाद गुफा में फिर से गहरी शांति छा गई। राजन ने महसूस किया कि उसका डर अब समाप्त हो चुका था। अब उसे अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना था। क्या वह इस रत्न की शक्ति को जिम्मेदारी से संभालने के लिए तैयार था? तुमने अपने डर का सामना किया और अपने अतीत से मुक्ति पाई, अघोरी ने कहा। अब तुम्हारा असली परीक्षण शुरू होता है। तुम्हें इस रत्न की शक्ति का संतुलन बनाना होगा। तुम एक साथ दो विपरीत पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हो। तुम्हारे भीतर अच्छाई और बुराई दोनों हैं। यह रत्न उस शक्ति का प्रतीक है जो तुम दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करेगा, लेकिन इस शक्ति को संतुलित करने का निर्णय केवल तुम्हारे हाथ में है। राजन ने गहरी सांस ली और रत्न को अपनी हथेली में लिया। वह जानता था कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी और उसे पूरी तरह से तैयार होना था, लेकिन इस बार उसने कोई संकोच नहीं किया। वह इसे अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। रत्न की रोशनी तेज हो गई और उसने महसूस किया कि अब वह केवल एक साधारण इंसान नहीं रहा था, वह किसी तरह के अज्ञेय शक्ति का अवतार बन चुका था। लेकिन अब वह जानता था कि इस शक्ति को सही दिशा में ले जाना
उसकी जिम्मेदारी थी और उसे इसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए करना था। अचानक गुफा में एक गहरा ध्वनि उत्पन्न हुआ, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। राजन ने देखा कि उसके सामने एक रहस्यमय रास्ता खुल गया था। यह रास्ता गहरे जंगल से होते हुए एक और रहस्यमय द्वार की ओर जाता था। यह द्वार राजन को एक और अस्तित्व के रहस्य तक पहुंचने का संकेत था। राजन ने एक आखिरी बार रत्न को देखा और फिर उस रास्ते की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। अब मैं उस शक्ति का असली उपयोग जानूंगा, उसने कहा और धीरे धीरे वह रास्ते पर चल पड़ा। राजन ने रत्न को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और उस रहस्यमय रास्ते की ओर बढ़ने लगा। गुफा के भीतर जो शांति छाई हुई थी वह अब किसी अजीब सी चिंता में बदल गई थी। रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियां थीं और अंधेरा था कि जैसे कभी खत्म न हो। राजन के कदम धीमे थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसे लगा जैसे वह किसी अज्ञेय शक्ति के मार्ग पर चल रहा है और यह मार्ग उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसके निर्णय का अंतिम फल सामने आएगा। 5 मिनट चलने के बाद रास्ते के अंत में एक विशाल द्वार दिखाई दिया। यह द्वार खामोशी से खड़ा था, लेकिन उस पर एक रहस्यमय प्रतीक उकेरा हुआ था। राजन ने करीब जाकर उस प्रतीक को देखा। यह प्रतीक किसी पुराने जादुई भाषा में था, जिसे राजन ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन रत्न में चमकने वाली रोशनी ने उसे धीरे धीरे समझा दिया कि इस प्रतीक का मतलब था, जो अंदर है वह बाहर भी है। राजन ने गहरी सांस ली और द्वार को खोला। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उसके चेहरे पर कुछ काले बादल लहरा गए। वह अंदर गया तो देखा सामने एक अजीब सी दुनिया थी। यह कोई सामान्य दुनिया नहीं थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर चीज उलट पलट थी और समय का कोई अस्तित्व नहीं था। यह स्थान एक अन्य दुनिया की तरह लग रहा था। यहाँ हर पेड़, हर पत्थर और यहाँ की हवा भी कुछ अलग थी। राजन ने देखा कि यहाँ की जमीन पर कुछ गहरे धब्बे थे, जो जैसे किसी पुराने युद्ध की निशानियां हों। वह धीरे धीरे उन धब्बों की ओर बढ़ा और पाया कि यहाँ कोई असामान्य घटना हुई थी। कुछ गहरी खंतियां थीं, जैसे कहीं भूतकाल की कुछ दरारें छिपी हों। अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, जो जैसे सीधे उसके भीतर से आ रही हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? राजन ने जल्दी से मुड़कर देखा। वह किसी को नहीं देख पा रहा था, लेकिन आवाज बार बार गूंज रही थी। तुमने रत्न को वेदी पर रखा, लेकिन तुमने इसके असली रहस्य को समझने में गलती की है। अब तुम्हारे सामने एक सच्चाई है जो तुम्हारी यात्रा को पूरा करने से पहले जानना जरूरी है। राजन ने ठान लिया था कि अब वह रुकने वाला नहीं है। मैं यहाँ इस रत्न की शक्ति को सही दिशा में ले जाने आया हूँ और जो भी सच्चाई है मैं उसका सामना करूंगा। आवाज फिर से गूंजने लगी। तुम इस दुनिया में नहीं हो, तुम उस दुनिया से बाहर हो जिसे तुम जानते थे। यह एक जगह है जहाँ समय और स्थान के नियम नहीं चलते। यहाँ तुम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े फैसलों का सामना करोगे। राजन की आंखों में और भी संकोच और डर समाने लगा। उसे इस नए स्थान में एक विचित्र सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे यहाँ कुछ और भी हो सकता है जो वह अभी तक नहीं समझ पाया है। तभी सामने से एक और आकृति प्रकट हुई। यह आकृति बिल्कुल अलग थी, किसी तरह का प्राचीन पुरुष जो गहरे काले वस्त्र पहने हुए था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी और उसकी आंखें कुछ अजीब सी चमक के साथ झपक रही थीं। तुमने सही कदम उठाया है राजन, उसने कहा, लेकिन क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी यात्रा यहाँ खत्म हो चुकी है? राजन चौंका। तुम कौन हो? मैं उस शक्ति का अंश हूँ जिसे तुमने जगाया है, वह व्यक्ति बोला। मैं उस दुनिया का संरक्षक हूँ जहाँ हर शक्ति और हर तत्व एक साथ मिलकर काम करते हैं। तुमने रत्न को वेदी पर रखा, लेकिन इसने तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा दिया। अब तुम्हें यह समझना होगा कि इस शक्ति का सही उपयोग करने के लिए तुम्हें न केवल अपने डर से लड़ना होगा, बल्कि अपने भीतर के द्वार से भी। राजन ने पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि मुझे अपने अंदर के डर और कमजोरियों से भी जूझना होगा? हाँ, वह व्यक्ति बोला। यह शक्ति केवल बाहरी शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की शक्ति है। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी अंतरात्मा और तुम्हारी सोच का सामर्थ्य। अगर तुम इसे समझ सकते हो तो तुम न केवल इस रत्न की शक्ति को संतुलित कर पाओगे, बल्कि तुम उस शक्ति से भी बढ़कर बन सकोगे। राजन को अब समझ में आ रहा था कि वह जितना सोचता था, यह यात्रा उतनी ही जटिल और गहरी थी। यह सिर्फ एक साधारण शक्ति या बल नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक शक्ति का मापदंड था। वह अब खुद को उन अंधेरे पहलुओं से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था जो उसकी यात्रा में रुकावट डाल रहे थे। उसने कहा, मुझे खुद को साबित करना होगा, न कि सिर्फ इस रत्न को संतुलित
करने के लिए बल्कि अपने भीतर की शक्ति को समझने के लिए। उस प्राचीन व्यक्ति ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही समझा है। अब तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर खुद से सामना करना होगा। जब तुम यह कर सको तभी तुम इस शक्ति के असली मालिक बन पाओगे। राजन ने गहरी सांस ली और वह उस स्थान की ओर बढ़ने लगा जहां उसकी असली परीक्षा का सामना करना था। उसने रत्न को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा, जैसे कि अब वह इस शक्ति को पूरी तरह से संभालने के लिए तैयार हो। वह आंतरिक संघर्ष और बाहरी परीक्षा के लिए तैयार था, क्योंकि अब उसने जान लिया था कि यह यात्रा सिर्फ एक बाहरी उद्देश्य नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी जो उसे उसकी आत्मा, उसकी ताकत और उसकी वास्तविक पहचान तक ले जाने वाली थी। राजन ने अपनी आत्मा के भीतर की गहरी आवाज को महसूस किया। उसने उस प्राचीन व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिया और यह समझा कि यह सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक और मानसिक यात्रा थी, जहां उसे अपने सबसे गहरे भय और इच्छाओं का सामना करना था। वह धीरे धीरे उस रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ने लगा जहां उसे अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना था। रास्ते के दोनों ओर विशाल और घने पेड़ खड़े थे जो जैसे उसके रास्ते को निहार रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके लिए सच था या फिर वह किसी अजीब से भटकाव में खो चुका था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक चारों ओर से धुआं उठने लगा और सामने से एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी ही थी। यह वह रूप था जिसे वह हमेशा से डर कर नकारता आया था, उसकी ही छवि, लेकिन वह ज्यादा भूतिया और भयावह थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चेहरे पर गहरी मुस्कान थी जो राजन को भीतर से शहबाज करती थी। तुम क्या सोचते हो राजन? उसकी छवि बोली। तुम खुद को कैसे साबित करोगे? तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए कभी नहीं होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी भी खुद से आगे नहीं बढ़ सकते। तुमसे बड़ी गलतियां हुई हैं और ये तुम्हारा हाल है। तुम कभी भी अपने अतीत से भाग नहीं पाओगे। राजन ने गहरी सांस ली, लेकिन अब उसके भीतर पहले से कहीं ज्यादा ठान लेने की ताकत थी। तुम सिर्फ मेरी छाया हो, उसने कहा। तुम मेरे डर हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने भीतर से बाहर निकाल दूंगा। मैं अपनी राह का चयन करूंगा और मैं अपने अतीत से नहीं डरता। उसकी छवि हंसी और धीरे धीरे धुंधली हो गई, लेकिन साथ ही एक और रहस्यमय शक्ति ने उसे घेर लिया। यह अब केवल मानसिक लड़ाई नहीं थी, यह आत्मा की लड़ाई थी, जहां उसे अपने भीतर के सबसे गहरे डर और सबसे बड़ी इच्छाओं से जूझना था। जैसे ही उसकी छवि गायब हुई, सामने से एक नई आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक बहुत ही पुराना पुजारी था। उसकी आंखों में अजीब सी ताकत और रहस्यमयता थी। वह धीरे धीरे राजन की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुमने अपनी यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक कठिन निर्णय है। राजन ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस रत्न की शक्ति को सही दिशा में लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस शक्ति को लेकर एक बड़ा खतरा है। तुमने सही समझा है, पुजारी बोला। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम इसे ठीक से संभालना नहीं जानते तो यह तुम्हारी जान तक ले सकती है। तुम्हारे भीतर एक संघर्ष चल रहा है और यह रत्न उसी संघर्ष का प्रतीक है। राजन ने अपनी आंखों में गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अतीत से सीख चुका हूँ, अब मैं अपनी राह पर चलने के लिए तैयार हूँ। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया है, लेकिन इस यात्रा को पूरा करने के लिए तुम्हें एक और गहरा सत्य जानना होगा। तुम केवल इस शक्ति को अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह शक्ति तुम्हारी पहचान से जुड़ी है और तुम्हें इसे उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना होगा जो तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी भावना से जुड़ा हो। राजन ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ। पुजारी ने अपनी हाथों से रत्न को उठाया और राजन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह रत्न तुम्हारे भीतर की पूरी शक्ति को जगाने की क्षमता रखता है, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या होगा। क्या तुम इसे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करोगे या फिर इसे दुनिया की भलाई के लिए उपयोग करोगे? राजन ने रत्न को अपने हाथ में लिया और उसकी हल्की सी रोशनी में खो गया। उसे समझ में आ गया कि यह रत्न केवल एक औजार नहीं था, यह उसकी आत्मा का परीक्षण था जो उसे अपने असली उद्देश्य और पहचान की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। मैं इसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, राजन ने पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ कहा। मैं अपनी शक्ति का उपयोग अच्छाई के लिए करूंगा, न कि सिर्फ अपने लिए। तभी पुजारी ने हाथ उठाया और एक गहरी आवाज में बोला, तुम्हारा निर्णय सही है राजन, अब तुम्हें अपनी यात्रा का अंतिम कदम उठाना होगा। इसके बाद एक जोश से भरी रोशनी गुफा के भीतर फैल गई और राजन ने महसूस किया कि उसे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए तैयार किया जा रहा है। उसने धीरे धीरे उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए जो उसकी आत्मा को शुद्ध कर रही थी। जैसे जैसे वह उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर
और मन हल्का हो गया था, जैसे वह पूरी तरह से अपने भीतर के अंधेरे से मुक्त हो चुका था। यह यात्रा अब केवल एक रत्न की तलाश नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक सत्य की खोज थी। राजन ने महसूस किया कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हो रही थी और अब वह हर उस शक्ति और जिम्मेदारी को अपनाने के लिए तैयार था जो उसे इस यात्रा से मिली थी। राजन ने गहरी सांस ली और उस रोशनी में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने पाया कि वह किसी दूसरे संसार में आ गया था। यहाँ हवा भारी थी और हर जगह एक हल्का सा धुआं था। चारों ओर असंख्य रूप रंगों से सजी इंद्रधनुषी रोशनी फैली हुई थी, जो इसे एक रहस्यमय और भूतिया जगह बना रही थी। वहाँ कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी गूंज महसूस हो रही थी, जैसे वह किसी रहस्यमय संसार में आया जहां समय और अंतराल का कोई अस्तित्व नहीं था। राजन ने आसपास की ओर देखा और उसकी आंखों में डर और अविश्वास था, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह इस यात्रा को पूरा करेगा। वह रत्न को अपने हाथ में कसकर पकड़कर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, एक अजीब दृश्य उसके सामने उभर आया। एक विशाल भवन था जो चारों ओर से आग से घिरा हुआ था। उसकी दीवारों पर विचित्र आकार की आकृतियां उकेरी गई थीं, जो कभी मानव रूप में तो कभी असंख्य रहस्यमय जीवों के रूप में बदल रही थीं। भवन के अंदर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राजन ने अपनी आंखों को और फैलाया और पाया कि वह आवाज अब उसे सीधे अपने भीतर से महसूस हो रही थी। उसकी आत्मा जैसे किसी अज्ञेय से जुड़ी हुई थी। वह सोचने लगा कि क्या यह वही जगह है जहां उसे अपने असली उद्देश्य और शक्ति का पता चलेगा। इसी बीच उसके सामने एक और आकृति प्रकट हुई, जो एक साधु के रूप में थी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी और उसकी आंखों में अजीब सी समझ और ज्ञान था। तुम यहाँ क्या करने आए हो राजन? उस साधु ने पूछा। उसकी आवाज गहरी और शक्तिशाली थी, जो सीधे राजन के दिल तक पहुँच रही थी। राजन ने शांति से उत्तर दिया, मैं अपनी यात्रा का उद्देश्य जानने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे बताया जाए कि इस रत्न की शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। मैं इसे केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो तय किया है वह सही है, लेकिन याद रखो, यह रत्न एक साधारण वस्तु नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की गहरी उलझनों का प्रतिबिंब है और इसका असली उपयोग तभी संभव है जब तुम अपने भीतर के सबसे गहरे सत्य को समझ सको। राजन ने सिर झुकाया। मैं समझता हूँ। साधु ने उसकी ओर एक गहरी दृष्टि डाली और फिर धीरे धीरे बोलते हुए कहा, तुमने इस यात्रा को स्वीकार किया है, लेकिन तुम्हारे सामने अभी एक अंतिम परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अपने भीतर के सबसे गहरे डर, भय और आंतरिक अंधेरे से जूझना होगा। अगर तुम इसे पार कर पाते हो तो तुम्हें यह रत्न और उसकी शक्ति मिल जाएगी। राजन ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और साधु की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। साधु ने एक और मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तुम्हारा रास्ता तय है। और उसके बाद एक चमकदार रोशनी ने राजन को घेर लिया। अचानक वह महसूस करने लगा कि वह अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा है। चारों ओर अंधेरा छा गया था। उसने महसूस किया जैसे वह किसी गहरे गड्ढे में गिरता जा रहा था। अंधेरे में उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, शायद उसके अपने डर की आवाजें। वह सुन रहा था, तुम कभी भी अपनी असल ताकत नहीं जान पाओगे, तुम खुद को कभी सच्चा नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे साथ कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। ये आवाजें उससे जुड़ी थीं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह किस दिशा से आ रही थी। उसका शरीर कांपने लगा और उसके भीतर एक अजीब सा भय फैलने लगा, लेकिन वह जानता था कि उसे इस डर का सामना करना होगा। उसकी आंखें खोलीं और एक बार फिर से उसने अपने इरादे को मजबूत किया। जैसे ही उसने उस अंधेरे को चुनौती दी, वह अचानक से एक नए दृश्य में था। यहाँ कोई नहीं था, लेकिन चारों ओर खड़ी विशाल आकृतियां थीं। वे केवल अंधेरे में ढलते हुए रूपों की तरह दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी जादुई दुनिया के जंगली राक्षस हों। राजन ने महसूस किया कि यह उसका अतीत था। वह अंधेरा था जिसे वह अब तक अपने भीतर छिपाता आया था। ये आकृतियां उसकी सारी छिपी हुई भावनाओं और खामियों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। वह घबराया नहीं। उसने अपनी आंखों में दृढ़ता और साहस भरते हुए कहा, तुम मेरे डर हो और अब मुझे तुम्हारा सामना करना है। वह एक एक करके उन आकृतियों की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह एक आकृति के पास पहुंचा, वह अचानक से एक भयावह रूप में बदल गई और राजन के सामने खड़ी हो गई। यह वही डर था जो उसने कभी खुद को चुनौती देने से पहले महसूस किया था। उसका डर था, अपनी असफलता का डर, और वह डर अब सामने खड़ा था। राजन ने गहरी सांस ली और उसने खुद से कहा, मैं अब डर से नहीं भागूंगा, यह मेरा समय है। उसने अपनी आंखों में विश्वास और साहस भरते हुए उस आकृति की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और वह फिर से उस चमकदार रोशनी में था। राजन ने खुद को पूरी तरह से शुद्ध महसूस किया। वह जानता था
था कि उसने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी अपने अंतिम उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता तय करना था। अचानक उसे एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुमने अपनी यात्रा के पहले चरण को पार कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें अपने मार्गदर्शन का पालन करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति का असली रूप क्या है। यह सिर्फ बाहरी बल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संयम का प्रतीक है। राजन ने उन शब्दों को ध्यान से सुना और अपनी आंखों में नई उम्मीद और शक्ति महसूस की। राजन ने उस रहस्यमय आवाज को अपने भीतर महसूस किया, जैसे यह उसकी आत्मा के गहरे कोने से आ रही हो। वह ठहर गया और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। केवल अंधेरे के साए और हल्की सी रोशनी उसे घेर रही थी। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी और वह जानता था कि वह अपनी यात्रा में बहुत दूर आ चुका था, लेकिन अभी उसे अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना था। वह गहरी सांस लेते हुए उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। वह जानता था कि यह एक संकेत था, एक मार्गदर्शन था जो उसे अपनी असली शक्ति का एहसास दिलाने के लिए था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक उसका ध्यान एक असामान्य वस्तु पर गया। एक पुराना, कटा फटा लेकिन बहुत ही खास दिखने वाला बक्सा जो गुफा की दीवार में एक खोखली जगह पर रखा हुआ था। वह बक्सा जैसे उसे ही बुला रहा था। राजन ने धीरे धीरे उस बक्से के पास जाकर उसे उठाया। जैसे ही उसने उसे अपने हाथों में लिया, बक्से से एक गहरी ठंडी हवा का झोंका आया। बक्से का ढक्कन खोलते ही एक अजीब सी चिंगारी चमकी और बक्से में रखी एक प्राचीन किताब बाहर आ गिर गई। किताब की पृष्ठें पीली हो चुकी थीं, लेकिन उन पर उकेरी हुई प्रतीक और श्लोक अभी भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। राजन ने किताब को उठाया और उसकी पहली पृष्ठ खोल दी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, एक सर्द आंधी ने गुफा को भर दिया और अचानक चारों ओर से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। किताब में लिखे गए शब्द धीरे धीरे उसके सामने जीवंत होने लगे। उसने महसूस किया कि यह किताब सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं थी, बल्कि यह उसके अगले कदम को निर्धारित करने वाली कुंजी थी। राजन के भीतर एक डर और उत्साह का मिश्रण था। उसने किताब के अगले पन्ने को पलटा और फिर से पढ़ने लगा। वह शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह कुछ समझता, शब्द बदल जाते थे और किताब के पन्ने उसके आगे घूमने लगते थे। यह एक जीवित किताब थी जो उसे और अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण दिशा में ले जा रही थी। यह क्या है? राजन ने धीरे धीरे खुद से पूछा। क्या यह किताब मुझे सही दिशा दिखा रही है या फिर मुझे और उलझा रही है? इसी बीच उसे वह आवाज फिर से सुनाई दी जो उसे पहले गुफा में सुनाई दी थी। तुम्हारी यात्रा सिर्फ बाहरी शक्ति से नहीं जुड़ी है राजन, यह शक्ति तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी डर और भ्रम से बाहर निकलना होगा, तभी तुम अपने उद्देश्य को पा सकोगे। राजन ने किताब को बंद किया और गहरी सोच में डूब गया। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे यह समझ में आया कि यह यात्रा न केवल बाहरी संघर्ष है, बल्कि यह आत्मिक संघर्ष भी है। उसके सामने अब सवाल था, क्या वह अपने भीतर के भय को पूरी तरह से स्वीकार कर सकेगा और अपने असली उद्देश्य को पहचान सकेगा? तभी गुफा की दीवारों से एक और आकृति प्रकट हुई। यह आकृति उसकी ही थी, लेकिन इस बार वह किसी भयावह रूप में दिखाई दी। उसकी आंखों में आग की लपटें और चेहरे पर घातक मुस्कान थी। यह उसकी छाया थी, उसका डर था जो अब उसे चुनौती दे रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकते राजन, उसकी छाया बोली। मैं तुम्हारी ही छाया हूँ और तुम कभी भी मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारी असली ताकत से तुम्हारा सामना नहीं होगा। राजन ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरते हुए उत्तर दिया। तुम मेरी छाया हो, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरता। तुम वही हो जो मुझे मेरे भीतर से पहचानने से रोकते हो। तुम मेरा डर हो, लेकिन अब मैं तुमसे जीतने के लिए तैयार हूँ। उसकी छाया ने हंसते हुए कहा, तुम जितना चाहो संघर्ष कर लो, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मैं तुम्हारे हर निर्णय और हर फैसले के साथ हूँ। राजन ने गहरी सांस ली और किताब को फिर से खोल लिया। उसने समझ लिया कि यह छाया उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। उसे अपने भीतर की इस अंधेरी शक्ति से बाहर निकलने के लिए उसे खुद को और अपनी पहचान को समझना होगा। अब तुम मेरी छाया नहीं रहोगे, राजन ने कड़े शब्दों में कहा। मैं तुम्हें अपना भय समझकर तुम्हें अपनी ताकत बना दूंगा। तुम सिर्फ एक भ्रम हो और अब मैं इस भ्रम को तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, छाया अचानक गायब हो गई और उसे महसूस हुआ कि वह अपने भीतर की गहरी शक्ति को पहचान चुका था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि इस यात्रा का असली उद्देश्य यही था, अपने डर से लड़ना और उसे अपनी ताकत में बदलना। राजन ने किताब को बंद किया
और आगे बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से तैयार है। वह अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह से समर्पित था और अब उसे किसी भी डर का सामना करने के लिए अपनी आत्मा में शक्ति मिल चुकी थी। अचानक उसके सामने एक और चुनौती आ गई। यह चुनौती एक विशाल समुद्र के रूप में थी जो उसकी राह को रोकने के लिए खड़ा था। यह समुद्र उफनते हुए लहरों के साथ उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसका सामना करने वाली आखिरी परीक्षा के रूप में था। क्या तुम इस समुद्र को पार कर पाओगे? एक आवाज आई। राजन ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं इस समुद्र को पार करूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा अब इस यात्रा को पार करने के लिए तैयार है। वह समुद्र की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही उसने पहला कदम समुद्र के पानी में रखा, वह महसूस करने लगा कि उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। यह यात्रा अब सिर्फ उसकी शक्ति और उसके आत्मविश्वास की नहीं, बल्कि उसकी आत्मिक उन्नति की भी थी। राजन ने समुद्र में पहला कदम रखा और जैसे ही उसके पैर पानी में समाये, उसे एक अजीब अनुभव हुआ। पानी गहरा नहीं था, फिर भी वह जैसे भीतर डूबता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी समुद्र के भीतर समा रहा हो। चारों ओर घनी मिस्ट थी और दूर दूर तक सिर्फ अनंत पानी ही दिखाई दे रहा था। किसी भी दिशा में देखने पर समुद्र की लहरें उसे भीतर खींचती चली जा रही थीं। यह क्या हो रहा है? राजन ने बड़बड़ाते हुए अपने कदम और तेज किए। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस समुद्र के पानी के भीतर कौन सी शक्ति छिपी है जो उसे अपनी ओर खींच रही है। तभी अचानक उसकी नजरें उस घने धुंध से बाहर निकल आईं। सामने एक और आकृति खड़ी थी जो उसे सीधे घूर रही थी। यह आकृति कोई साधु नहीं था, बल्कि एक विशाल प्रेत का रूप था, जिसके शरीर से अजीब सा धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें खून के रंग की थीं और उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान के साथ चमक रहा था। तुम क्या समझते हो? प्रेत की आवाज गहरी और भयावह थी। तुम केवल एक साधारण इंसान हो। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा विश्वास कमजोर है। तुम कभी भी इस समुद्र को पार नहीं कर सकते। राजन ने गहरी सांस ली। उसके भीतर का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वह जानता था कि यह उसका डर था, उसकी आंतरिक शक्तियों का परीक्षण। अब उसे खुद से लड़ना था। मैं डरता नहीं, राजन ने ठान लिया। तुम मेरी शक्ति को नहीं पहचानते। तुम्हारे भय और घबराहट से मैं नहीं डरता। जैसे ही उसने यह कहा, प्रेत ने एक डरावनी हंसी की। क्या तुम समझते हो कि तुमसे कोई जीत सकता है? प्रेत ने अपनी आंखों से काले जाल की तरह धुआं छोड़ते हुए कहा और अचानक उसका आकार और भी बड़ा हो गया। तुम सिर्फ एक साधारण मनुष्य हो। तुम्हारी ताकत तुमसे बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की है। राजन ने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया और अपने मन को एकाग्र किया। उसका ध्यान और उसकी इच्छा शक्ति अब पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। वह जानता था कि उसे केवल एक बात पर विश्वास करना था, उसकी आत्मा की शक्ति और उसकी पूरी यात्रा के उद्देश्य पर। मैं खुद को जान चुका हूँ, राजन ने कहा। तुम मेरा डर नहीं हो सकते। मैं वह ताकत हूँ जिसे तुम जीत नहीं सकते। प्रेत की मुस्कान गायब हो गई। एक गहरी सन्नाटे वाली खामोशी छा गई। अचानक समुद्र की लहरें शांति में बदल गईं और एक नया रास्ता दिखने लगा जो उसे उस अंधेरे समुद्र से बाहर ले जा रहा था। राजन ने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि वह अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से समझ चुका था। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर सामने एक विशाल द्वार दिखा। यह द्वार किसी प्राचीन किले का था जिसे समय और प्राकृतिक बलों ने आच्छादित कर दिया था। द्वार के पास एक बड़ी काले रंग की मूर्ति खड़ी थी जो एक हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में एक पुस्तक पकड़े हुए थी। उसकी आंखें जैसे राजन को घूर रही थीं और उसका चेहरा एक गहरे रहस्य को छिपाए हुए था। राजन ने एक कदम और बढ़ाया और मूर्ति के पास पहुंचते ही एक गहरी आवाज सुनाई दी। यह द्वार तुम्हारा अंतिम कदम है। यहाँ तक पहुँचने के बाद तुम्हें एक अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा के सबसे गहरे पहलू से रूबरू होना होगा। राजन ने उस आवाज को महसूस किया, लेकिन उसने बिना किसी डर के जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। मूर्ति ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो फिर यह अंतिम परीक्षा शुरू होती है। तुमने हर कदम सही दिशा में बढ़ाया है, लेकिन यह द्वार तुम्हें उस सत्य से रूबरू कराएगा जिसे तुम्हारी आत्मा कभी छुपाना चाहती थी। राजन ने गहरी सांस ली और द्वार की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुँचा, अचानक द्वार ने अपनी पूरी संरचना बदल ली। वह अब एक विशाल सुरंग में बदल चुका था जिसका आकार और वातावरण भयावह था। अंदर से अजीब से खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थीं और चारों ओर एक अंधेरा था जिसमें उसकी धड़कन गूंज रही थी। राजन ने एक एक कदम बढ़ाया। जैसे ही वह सुरंग में अंदर और बढ़ता गया, अंधेरा और गहरा होता गया। अचानक उसने एक जोर से चीख सुनी और सामने एक विशाल प्रेत प्रकट हुआ। यह वही प्रेत था जो पहले समुद्र में था, लेकिन इस बार वह अधिक भयावह और विकृत था। प्रेत ने अपना चेहरा और अधिक डरावना बना लिया था और
और उसकी आवाज सुनकर राजन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम मेरे डर से भागने नहीं पाओगे, प्रेत ने कहा। तुम हमेशा डरोगे। तुम्हारे भीतर जो गहरे भय हैं वे कभी तुम्हें शांति नहीं देंगे। राजन ने एक पल के लिए ठहर कर सोचा, लेकिन फिर उसने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। मैं तुम्हारा सामना करूंगा, तुम सिर्फ मेरी छाया हो। अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं अपनी पूरी यात्रा को पार कर चुका हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। इस बार वह शांति और आत्मविश्वास के साथ उस प्रेत की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, प्रेत धीरे धीरे गायब हो गया। राजन ने महसूस किया कि वह अपने भीतर की भय और संकोच से बाहर निकल चुका था। आखिरकार वह उस सुरंग के अंत तक पहुंचा, जहां एक बहुत ही रोशन दरवाजा खड़ा था। यह दरवाजा न केवल एक भौतिक द्वार था, बल्कि यह उसके आत्मिक विकास का प्रतीक भी था। दरवाजे के पार राजन ने देखा कि उसकी यात्रा ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। वह अब एक नई शक्ति, एक नई पहचान के साथ था। राजन ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और पाया कि यह स्थान पूरी तरह से अलग था। यह एक विशाल कमरे जैसा था, जिसकी दीवारें स्वर्णिम रंग में रोशन हो रही थीं। हर दिशा में पुरानी किताबें, ताबीज और रहस्यमयी वस्तुएं रखी हुई थीं। कमरे का केंद्र एक प्राचीन वेदी पर था, जिस पर एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। पत्थर से निकलने वाली रोशनी इतनी तीव्र थी कि कमरे का पूरा वातावरण उज्जवल हो गया था, जैसे कोई दिव्य शक्ति उस जगह को अपनी उपस्थिति से भर रही हो। राजन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और वेदी की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वह पत्थर के पास पहुंचा, अचानक एक तीव्र आंधी आई और कमरे में सब कुछ इधर उधर उड़ने लगा। एक गहरी गूंज ने राजन को चारों ओर से घेर लिया। उसकी आंखों के सामने धुंधलका छा गया और उसकी सुनने की क्षमता भी धीमी पड़ गई। आंधी शांत होने पर राजन ने महसूस किया कि वह अब एक बिल्कुल अलग स्थान पर खड़ा था। यह स्थान और भी रहस्यमय था और यहाँ का वातावरण अत्यंत घना और भारी था। चारों ओर गहरी खामोशी थी और सिर्फ राजन की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह अब एक विशाल गुफा जैसी जगह में था, जहां हर कदम के साथ उसे और अधिक डर महसूस हो रहा था। तुमने बहुत संघर्ष किया है राजन, अचानक एक गहरी आवाज गूंज उठी। लेकिन यह केवल शुरुआत है। तुमसे अब एक और सवाल पूछा जाएगा और उसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर ही ढूंढना होगा। राजन ने गर्दन घुमाकर देखा और पाया कि सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। यह आकृति किसी मानव जैसी नहीं थी। उसके शरीर पर नीली पीली लपटें लहर रही थीं और उसकी आंखों में एक आंतरिक जलती हुई शक्ति थी। उसकी उपस्थिति से ही राजन के भीतर एक ठंडक दौड़ गई। लेकिन उसने डर को अपने मन से बाहर किया और आत्मविश्वास से पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर का भय है, वह शैतान जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर बनाना चाहता है। मैं तुम्हारे सबसे गहरे अंधेरे में हूँ। तुम अपनी यात्रा में जितना भी आगे बढ़े हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर बैठा हूँ और तुम मुझे नहीं हरा सकते। राजन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि यह केवल एक और परीक्षा है जो उसकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। मैं तुमसे डरता नहीं, राजन ने ठान लिया। तुम मेरी छाया हो और मैं तुम्हें अब पार करूंगा। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि अब मुझे यह समझ में आ गया है कि असली ताकत भीतर होती है। वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था और जैसे ही उसने यह कहा, आकृति में अचानक बदलाव आया। उसकी नीली लपटें धीमी पड़ने लगीं और उसकी आंखों की जलती हुई शक्ति कम होने लगी। फिर वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वह कोई ख्वान था। राजन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने की ठानी। लेकिन जैसे ही वह एक कदम और बढ़ा, सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। वह एक विशालकाय दरवाजे के सामने खड़ा था, जो पूरी तरह से बंद था। उस दरवाजे पर उकेरी हुई एक रहस्यमयी आकृति थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। राजन ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह आकृति उसी शैतान की थी जिसे उसने अभी देखा था। तुमसे पहले भी कहा था। दरवाजे से एक गहरी आवाज आई, तुम मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हूँ। तुमसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। राजन ने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसने यह जान लिया था कि यह दरवाजा उसकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था, लेकिन अब वह किसी भी चीज से नहीं डरता था। वह दरवाजे के पास पहुंचा और उसकी घुमावदार आरे जैसी जंजीरों को देखा। यह जंजीरें उसे और अधिक रोकने का प्रयास कर रही थीं। राजन ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उसने जंजीरों को खींचा, एक जोर की आवाज सुनाई दी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन अचानक उसके सामने एक और भयानक दृश्य सामने आया। एक विशालकाय काला हाथ दरवाजे के बाहर निकल आया और राजन की ओर बढ़ने लगा। वह हाथ
एक शैतान के रूप में था और उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। तुम भाग नहीं सकते, उस शैतान की आवाज गूंज रही थी। तुमने जितना भी संघर्ष किया है वह सब व्यर्थ है। अब तुम मेरे पास हो और तुम कभी नहीं निकल पाओगे। राजन ने उस हाथ को देखकर अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि अब वह डर को पार कर चुका है। वह जानता था कि उसका असली संघर्ष अब खत्म हो चुका था। उसे अपने भीतर की शक्ति को और भी ज्यादा पहचानने की आवश्यकता थी और उसे अब यह समझ में आ गया था कि वह अब इस यात्रा का असली उद्देश्य जान चुका था। मैं तुम्हें अब हरा कर रहूंगा, राजन ने गहरी आवाज में कहा। तुम मेरी शक्ति नहीं हो सकते। मैं अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ तुमसे जीत सकता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, शैतान का हाथ धीरे धीरे नष्ट होने लगा और दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। राजन ने अपनी यात्रा को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। राजन ने दरवाजे को पार किया और पाया कि वह अब एक और अजीब दुनिया में था। यह जगह बिल्कुल अलग थी। यह न तो कोई आकाश था न पृथ्वी। चारों ओर एक अदृश्य वातावरण था, जैसे वह एक दूसरे आयाम में प्रवेश कर चुका हो। यहाँ न तो दिन था न रात और कोई दिशा नहीं थी। वह बस एक विशाल बर्फीली शून्यता के बीच खड़ा था, जहाँ उसकी मौजूदगी भी अजीब सी लग रही थी। यह कहाँ हूँ मैं? राजन ने चुपचाप बड़बड़ाया। उसकी आवाज गुम हो गई, जैसे यहाँ किसी के बोलने की आवाज भी शून्य में समा जाती हो। तभी एक प्रकाश की लकीर उसके सामने आई और उस लकीर से एक पुरानी महिला का रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं और उसका चेहरा घने काले बालों से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक किताब थी जो अपनी अजीब आभा से चारों ओर रोशनी फैला रही थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो राजन? महिला ने गंभीर स्वर में पूछा। तुम्हारी यात्रा में यह अगला कदम तय करेगा कि तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे साथ है या नहीं। राजन ने उसकी ओर देखा। मैं यहाँ अपनी शक्ति को पहचानने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्यों चुना गया। महिला हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। वह हंसी सिर्फ एक गहरी सोच और रहस्य से भरी थी। तुमने इस यात्रा को एक साधारण परीक्षा समझा है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। तुम्हारे जैसे साधारण इंसान को इस यात्रा में भेजा जाता है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक छुपी हुई शक्ति है, पर तुम्हें यह समझना होगा कि इस शक्ति को पहचानना और उसके साथ सामंजस्य बनाना कितना कठिन है। राजन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। मुझे अपना डर और संकोच पार करना होगा, है ना? उसने फिर से सवाल किया। मैं जानता हूँ कि यह शक्ति मेरे भीतर है, लेकिन मुझे उसे नियंत्रित कैसे करना होगा? महिला ने किताब को खोला और उसमें से कुछ पंक्तियाँ पढ़ी। तुम्हारा डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि डर सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति है। अगर तुम उसे सही दिशा में मोड़ सको तो वह तुम्हारी मदद करेगा। राजन ने फिर एक लंबी सांस ली और आंखें बंद करके खुद से पूछा, क्या मैं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हूँ? जैसे ही उसने यह सोचा, महिला ने अपनी किताब को बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा, उसने कहा। यह चुनौती तुम्हारे आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ी है। तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा जिसका उत्तर सिर्फ तुम ही जान सकते हो। राजन ने ध्यान से सुना। क्या सवाल है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर गहरी है, जो तुम्हारे रास्ते की रोशनी है। यह शक्ति तुम्हारे अस्तित्व का आधार है और इसे पहचानने का समय आ गया है। राजन ने गहरी सोच में डूबते हुए आंखें बंद की। उसकी मन में घमासान मच रहा था। वह जानता था कि यह उसका सबसे बड़ा पल है। वह वही व्यक्ति था जो अब तक अपने डर और संकोच से जूझ रहा था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि अगर उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना था तो उसे अपनी असली ताकत को स्वीकार करना होगा। आखिरकार उसने आंखें खोली और महिला की ओर देखा। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा आत्मविश्वास और विश्वास है, उसने दृढ़ता से कहा। मैं जानता हूँ कि मैं किसी भी बाधा को पार कर सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है। महिला ने राजन की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अनदेखी चमक उभरी। तुमने सही जवाब दिया, उसने कहा। अब तुम्हें वह शक्ति मिल जाएगी जो तुम्हारे अंदर हमेशा से थी, लेकिन ध्यान रखना, इस शक्ति का असली उपयोग तब होगा जब तुम इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करोगे। तभी उस बर्फीली शून्यता में एक हल्की सी ध्वनि आई, जैसे किसी और दुनिया से आवाज आ रही हो। महिला ने एक हाथ उठाया और पूरी जगह में एक अदृश्य ऊर्जा का संचार होने लगा। राजन ने महसूस किया कि जैसे उसकी आंखों के सामने हर चीज बदल रही थी। दुनिया एक नई रूप में सामने आ रही थी। अब तुम्हारे सामने एक और रास्ता है, महिला ने कहा। यह रास्ता तुम्हारी शक्ति को परखने का अंतिम अवसर है। इसे पार करने के बाद तुम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हो या फिर तुम्हारे सामने एक और विकल्प होगा। तुम्हें अपनी यात्रा को यहीं छोड़ देना होगा। राजन ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया और बिना किसी संकोच के
उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने एक बड़ा आकाशीय द्वार दिखाई दिया जो स्वर्णिम रंग से प्रकाशित था। वह द्वार उसके सामने खड़ा था, जैसे उसे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने का समय आ गया हो। तुम्हारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, महिला ने कहा। यह सिर्फ एक और प्रारंभ है। असली परीक्षा अब शुरू होगी। तुमने जो शक्ति पाई है वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन यह तुम्हारे सबसे बड़े दुष्ट से भी जूझने की शक्ति है। राजन ने आगे बढ़ते हुए सोचा कि उसने अपनी यात्रा में कितने दर्द और संघर्षों का सामना किया था, लेकिन अब जब वह इस अंतर्दृष्टि को हासिल कर चुका था, वह जानता था कि उसकी शक्ति केवल बाहर की ताकत से नहीं बल्कि उसके भीतर की समझ से उत्पन्न हो रही थी। जैसे ही उसने वह द्वार पार किया, वह एक नए अद्भुत स्थान में पहुंचा। यह स्थान पहले की तरह शांत और रहस्यमय था, लेकिन अब राजन को यह समझ में आया कि यह स्थान केवल एक चरण है। उसकी आंतरिक यात्रा अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। राजन ने जैसे ही उस स्वर्णिम द्वार को पार किया, वह एक नए स्थान में पहुंचा जो पूरी तरह से अलग था। यह कोई और जगह नहीं थी, बल्कि उसे अब एक आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने का एहसास हुआ। चारों ओर एक गहरी घनी धुंध थी और कोई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। यह जगह एक शून्य के जैसे थी, जहाँ समय और स्थान की कोई अवधारणा नहीं थी। यह क्या है? राजन ने खुद से पूछा, और उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया था, जैसे वह भौतिक रूप से यहाँ नहीं था बल्कि किसी अन्य आयाम में था। यहाँ की हवा में एक रहस्यमय सी गूंज थी और अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक विशालकाय और खतरनाक रूप में बदलने लगी। उसकी आंखों में बुरी शक्ति की झलक थी और उसका रूप खौफनाक था। तुम फिर से यहाँ क्या करने आए हो, राजन? उस आकृति ने पूछा। उसकी आवाज गहरी और कटीली थी। राजन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी शक्ति को जानने आया हूँ। मैं अपने डर से मुक्त होना चाहता हूँ और इसे नियंत्रित करना चाहता हूँ। वह आकृति हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। तुम सोचते हो कि तुम अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम मेरी जंजीरों से कभी नहीं बच सकते। राजन के भीतर एक नया आत्मविश्वास था। उसने अपने डर को पूरी तरह से नकारते हुए कहा, मैं अपने डर को अब पहचान चुका हूँ। तुम मेरी ताकत नहीं हो, मैं खुद को पहचान चुका हूँ। तुमसे लड़ने की शक्ति अब मेरे भीतर है। अचानक वह आकृति एक भयंकर शोर के साथ फट गई और चारों ओर अंधकार फैल गया। लेकिन राजन ने अपनी आंखें बंद कर दी और उसने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करना शुरू किया। उसने खुद से कहा, मैं डर से ऊपर उठ चुका हूँ और मेरी शक्ति अब बाहर निकलने के लिए तैयार है। तभी एक नई रोशनी का प्रकाश उसके चारों ओर फैलने लगा। उस रोशनी के बीच से एक अव्याख्येय शक्ति का अनुभव हुआ। वह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि राजन ने महसूस किया कि वह अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। वह एक नए आयाम में था, जहां उसे अपनी पूरी शक्ति का एहसास हुआ। तुमने सही रास्ता चुना, राजन, एक आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी शांत थी कि वह किसी देवी की आवाज जैसी लग रही थी। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अच्छे उद्देश्य के लिए मिल रही है। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। राजन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर हिम्मत से कहा, मैं इस शक्ति का सही उपयोग करूंगा। मैं अब अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। उस आवाज ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और फिर कहा, अब तुम अपनी असली परीक्षा की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे सामने एक और चुनौती होगी, लेकिन तुमने अब तक जो सीखा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। राजन को यह महसूस हुआ कि उसे अब अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में उतरना था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके सामने एक विशाल गुफा का मुंह खुला जो बिल्कुल अंधेरे से घिरा हुआ था। वह गुफा इतनी गहरी और डरावनी थी कि राजन के दिल में एक हल्का सा डर बैठा, लेकिन उसने उसे अपने भीतर से निकाल फेंका। राजन ने गुफा की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वह भीतर गया, वह महसूस करने लगा कि उसका शरीर अब बिल्कुल अलग हो गया था। वह अब किसी और आयाम में था, जहाँ समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। गुफा के भीतर अंधकार में एक दैवीय शक्ति का एहसास था। हर कदम के साथ राजन को एक नई ऊर्जा मिल रही थी। उसकी आंखें अब उस अंधेरे को पार करने के लिए चमक रही थीं। गुफा के अंदर जाते हुए
राजन को एक अनजान आभा महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्गदर्शन कर रही हो। अचानक एक और आवाज गूंजी। यह आवाज कोई और नहीं बल्कि उस आकृति की थी जो उसे पहले मिली थी। तुम यहाँ क्यों आए हो राजन? वह आकृति फिर से बोली। क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारी यात्रा खत्म हो चुकी है? तुम्हारा असली उद्देश्य अब तुम्हारी असल पहचान के सामने है। राजन ने जवाब दिया, मैं अब डर के साथ नहीं जी सकता। मैं अपनी शक्ति को समझ चुका हूँ और इसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। आकृति का रूप बदलने लगा और अब वह कुछ ज्यादा कड़ी और भयानक थी। वह राजन की ओर बढ़ी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हराओगे? वह हंसी। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। राजन ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कहा, तुम मेरे भीतर की शक्ति को महसूस करोगे और यह तुम्हारी हार होगी। तभी वह आकृति अचानक फटी और उसकी सारी ताकत मिट गई। जैसे ही आकृति का रूप बिखरा, राजन ने महसूस किया कि अब उसे अपनी यात्रा के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक आखिरी कदम उठाना था। राजन ने खुद से कहा, यह केवल शुरुआत है। मेरे भीतर जो शक्ति है वह मुझे और इस दुनिया को एक नई दिशा दे सकती है। मुझे इसे समझकर सही दिशा में उपयोग करना होगा। राजन ने अब अपनी यात्रा को समाप्त करने की ठान ली थी, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उसकी असली शक्ति क्या है। अब वह पूरी तरह से तैयार था, न केवल अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से पहचानने के लिए। और हाँ, मैंने कहा था, जिसने कहानी लास्ट तक देखी उसका नाम लास्ट में लिया जाएगा। तो हमारे एक फैमिली मेंबर ने कहानी लास्ट तक सुनी और उनका नाम गणेश, जो कि महाराष्ट्र से है। धन्यवाद मेरी प्यारी फैमिली।